नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में मार्केट का कमांडो। हमारे लास्ट वीडियो के बाद काफ़ी लोगों के मुझे पर्सनली मैसेज आए, कमेंट आया कि कंपनी का फाइनेंस अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो हम भी एक सिंपल तरीके से इसको कैसे समझ सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों का एक वो था कि फाइनेंस मतलब बहुत हाई फाई टर्म होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है समझना, उसको जानने के लिए एक्सपर्टाइज लगती है। बट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनिशियल रिव्यू जो है वो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। और इतना फाइनेंस तो हम सबको आता है। अगर हम अपने घर का राशन खुद खरीदते हैं और दुकानदार को पैसे दे सकते हैं और हमें समझ में आता है कितने पैसे वापस लेने हैं, तो ये बेसिक फाइनेंस भी हमें समझ में आएगा। डिफरेंस यही है कि यहाँ पे उसको एक अलग तरीके से लिखा हुआ होता है, तो लोग उसको डिफ़िकल्ट मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि आज के वीडियो के अंत तक आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए कि कंपनी के फाइनेंस को आप कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं आपको सिर्फ एजुकेट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। दूसरा, जिन स्टॉक्स का नाम यूज़ किया गया है इस वीडियो में वो भी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है और हिस्टोरिक डाटा के बेस पे यूज़ किया गया है उसको। और एक और फैक्ट है कि हिस्टोरिक डाटा फ्यूचर का प्रॉमिस नहीं कर सकता, तो कृपया इन बातों का ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, तो शुरू कर लेते हैं अपना वीडियो। फाइनेंस के बारे में जानने के पहले एक बेसिक चीज़ हम जान लेते हैं, जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो हमारे देश में, भारत में, फाइनेंशियल ईयर जो है वो कैलेंडर ईयर से अलग होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कैलेंडर ईयर जनवरी में शुरू होता है और दिसंबर में ख़त्म होता है। बट हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पे ख़त्म होता है। और ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर हमारे देश में जो लोकल न्यू ईयर है, किसानों के त्यौहार हैं, वो सब इसी बीच में आते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है हमारा देश किस हिसाब से चलता है, ना कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कैलेंडर। तो इसलिए हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पर ख़त्म होता है। अब ज़्यादातर आप जो डॉक्यूमेंट देखते होंगे उसमें फाइनेंशियल ईयर कैसे लिखा जाता है, दो तरीका है दोस्तों लिखने का। एक है FY 24-25। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 को कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, तो हम उसको FY 24-25 लिख सकते हैं। ये बहुत सिंपल तरीका है। या दूसरा तरीका है इसी को लिखने का, FY 25, अगर हम सिंगल ईयर में डोनेट करना चाहते हैं तो। और हर बार जो भी ईयर लिखा जाएगा वो ईयर होगा जब हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा होगा, जिस साल में हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा होगा। जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में 31 मार्च 2025 को हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए हम उसे FY 25 लिखेंगे। और दोस्तों, एक फाइनेंशियल ईयर को हम 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं: Q1, Q2, Q3, Q4। और अपना क्वार्टर, जो पहला क्वार्टर है वो अप्रैल में जून का होता है, दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर का होता है, तीसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का होता है, और चौथा क्वार्टर जो होता है जनवरी फरवरी मार्च का होता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जब आप फाइनेंस का डाटा देखेंगे तो इन सब चीज़ों का वहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा। अब देखते हैं, फाइनेंशियल डाटा देखने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसको आप इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। दूसरा है बैलेंस शीट, जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में मेंशन करते हैं। और तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमें ये बताता है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। प्रॉफिट ऑफ लॉस स्टेटमेंट दोस्तों, सिंपल भाषा में अगर आपको बोलो कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, वो प्रॉफिट एंड लॉस में बताया जाता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हमने सामान बेचा तो पैसा आया। अब
वो सामान बनाने के लिए हमारा जो खर्चा हुआ वो हमारा एक्सपेंस है। जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदा, मजदूर रखे होंगे, मार्केटिंग की होगी, पैकिंग किया होगा, ये सारे जो हैं वो हमारे एक्सपेंस। तो जब ये सब कुछ निकाल देते हैं तो जो बचता है वो हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। तो वो है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में कंपनी के पता चलता है। लाइबिलिटी मतलब कितना उधार है, कितना कर्जा है, ये सारी चीज़ें। हमारा मेन कंसर्न होता है लाइबिलिटी को जानना कि कंपनी के ऊपर कितनी लाइबिलिटी चल रही है। और एक आखिरी स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें ये पता चलता है पैसा आ कहाँ से रहा। अब आई डोंट थिंक आपको इतना समझने के लिए कोई बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हमारा काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और फाइनेंस डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये एक दिमाग में आप डाल लीजिए कि फाइनेंस डिफ़िकल्ट नहीं है। हर प्रोफेशन अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करता है, बट उसके लिए जार्गन यूज़ करता है, बट हम उसी चीज़ को सिंपल भाषाओं में समझ सकते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक वर्ड है रेवेन्यू, टर्नओवर, सेल्स, ये सब कुछ सेम ही है दोस्तों, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। रेवेन्यू में से अगर आप आपके खर्चे माइनस कर देते हैं तो आपका प्रॉफिट या लॉस बचता है। तो ये खाली आप ध्यान रखिएगा कि घुमा फिरा के बोला जाता है, चीज़ एक ही होती है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक फ्री वेबसाइट का यूज़ करेंगे जिसका नाम है स्क्रीनर। आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे। यहाँ पे कंपनी का काफ़ी सारा डाटा आपको बिना किसी सब्सक्रिप्शन के मिल जाता है, इसलिए हमने इसका यूज़ किया है। और दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए हम भारत की एक बहुत ही निफ्टी 50 की प्रख्यात कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री को कंसिडर करते हैं कि उसका फाइनेंशियल डाटा देखते हैं। आप देखेंगे तो जो पीएनएल स्टेटमेंट होता है वो हर क्वार्टर में रिलीज़ होता है और हमें देखना चाहिए वो स्टेटमेंट हर क्वार्टर में। और अभी हमारा फोकस है प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर आप स्क्रीनर में जाएंगे, कंपनी को सर्च करेंगे और पीएनएल में जाएंगे, क्वार्टर्स में देखना है तो क्वार्टर में आके देखेंगे उसी डाटा को, तो आपको ऐसा डाटा दिखेगा। उसमें हमारा फोकस होगा कंपनी का नेट प्रॉफिट, कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया। अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट सितंबर 2022 में 15,000 करोड़ था, फिर 17 हुआ, 21 हुआ। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उनका प्रॉफिट सितंबर में 22,000 करोड़ है। आप देखिए, सितंबर में 15 था, फिर सितंबर में 19 हुआ, फिर सितंबर में 19 ही रहा, फिर सितंबर में 22 हुआ। तो क्या होता है दोस्तों, हर क्वार्टर में एक अलग सिनेरियो होता है। हर क्वार्टर में भी आप कह सकते हैं बिजनेस का अलग सिनेरियो है, वेदर का अलग सिनेरियो है, मार्केट की डिमांड का अलग सिनेरियो है, त्यौहार आ रहे हैं जा रहे हैं। तो इस हिसाब से हर क्वार्टर में प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है। तो एक बेटर तरीका यही होगा कि हम क्वार्टर को क्वार्टर से कंपेयर करें। लाइक सितंबर को सितंबर, 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 या आप उसके प्रीवियस से भी कंपेयर कर सकते हैं। इन एनी सिनेरियो अगर प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है तो कंपनी हेल्दी है, एक अच्छे ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। आते हैं दोस्तों, होप आपको समझ में आ गया नेट प्रॉफिट कैसे देखना है। अब आते हैं दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर जिसका नाम है बैलेंस शीट। जी दोस्तों, ये भी आपको स्क्रीनर पे मिल जाएगा। हेडिंग के अंदर बैलेंस शीट लिखा होगा, कंपनी का नाम सर्च कीजिए, बैलेंस शीट पे जाइए। बैलेंस शीट में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है डेप्थ। हमें डेप्थ देखना है, यानी कि कर्जा, किसी कंपनी पे कितना कर्जा है। तो जब आप स्क्रीनर में बैलेंस शीट के ऊपर जाएंगे तो आपको कर्जा दिखेगा उस कंपनी का। ये हमने जो डाटा लिया है ये फ्यूचर रिटेल का लिया है। मैंने फ्यूचर रिटेल का डाटा दोस्तों इसलिए लिया क्योंकि हाल फिलहाल में ये कंपनी काफ़ी न्यूज़ में थी, काफ़ी एग्रेसिव मानी जाती थी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और अचानक से एक दिन बंद हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्यों हुई,
ऐसा तो इस कंपनी ने क्या गलत किया था? बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, पर उसमें से एक पैरामीटर जो हमें बैलेंस शीट में देख के समझ में आ सकता है वो है बोरोइंग। आप देखेंगे ये कंपनी 600 करोड़ का कर्ज था, इन्होंने कम किया, फिर बढ़ाया बढ़ाया, थोड़ा कम किया, फिर यहाँ से आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली ये कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। देखा आपने, 1300 करोड़ सितंबर 2021 तक का डाटा है इसका। 1300 करोड़ का इसने कर्जा लिया हुआ है और टोटल लाइबिलिटी जो है इनकी वो 1700 करोड़ की है। अगर आप बोरोइंग्स को तोड़ देंगे, मतलब अगर आप बोरोइंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको दो चीज़ मिलेंगी, लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग। फ्यूचर रिटेल का ही डाटा है दोस्तों, हमने खाली बोरोइंग के कॉलम को खोला है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है वो बोरोइंग दोस्तों जो हम एक साल के अंदर पे कर देते हैं, और लॉन्ग टर्म वो बोरोइंग होती है जो हम एक साल से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 9000 करोड़ का इनका शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, 400 करोड़ का इनका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, टोटल 1300 करोड़ का बोरोइंग। और ये डाटा सुधर नहीं रहा है, वैसे ही चलता आ रहा है। प्रॉफिट कितना है कंपनी का? -4000 करोड़। ये तो होना है, क्यों? ये लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डेप्ट 1400 करोड़ का तो सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दोस्तों, आप देखिए जो इन्होंने लोन ले रखे हैं उसके ऊपर। तो अगर ये कंपनी मिनिमम 1500 प्रॉफिट नहीं बनाएगी तो ये तो इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाएगी। आप समझिए, इनको इंटरेस्ट पे करने के लिए 1400-1500 करोड़ रुपए चाहिए, उसके बाद बाकी का इनके एक्सपेंस हैं। पर कंपनी नहीं पे कर पा रही है, उधार बढ़ता चला जा रहा है, एक्सपेंस बढ़ता चला जा रहा है और प्रॉफिट कम होता चला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं एक टाइम पे ये प्रॉफिट 3000 करोड़ तक आ गया था नेगेटिव में, और यही कारण है दोस्तों कि ये कंपनी आगे चल के बंद हो गई। तो बोरोइंग अच्छी चीज़ है, बट एक लिमिट में रहे तो ही अच्छी है। अगर उससे बाहर निकल जाए, कंपनी उसे रीपे ना कर पाए, तो फिर वो बोरोइंग कंपनी को बंद भी करा सकती है। तो इसलिए दोस्तों बोलता हूँ कि हमें कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करने के पहले उसका डेप्थ का पोर्शन जरूर देख लेना चाहिए, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। अब हम इसी सेगमेंट के उसके कॉम्पिटिटर को देखते हैं, एवेन्यू सुपरमार्केट, जो कि पॉपुलरली डी मार्ट के नाम से जाना जाता है। अब आप देखिए इनकी बोरोइंग लास्ट ईयर 1600 करोड़, 820 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, ये इनकी बोरोइंग है। हम याद रखने के लिए 1600 करोड़ को याद रखते हैं कि ये इनकी बोरोइंग है। 1600 करोड़ में भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी है? जीरो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितनी है? 200 करोड़। 1300 करोड़ का क्या है इनका? लीज है, मतलब कि इन्होंने शायद अब भाड़े पे प्लेस लिया होगा अपने को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, जब तक हम इनकी इनकम नहीं देख लेते तब तक ये सही है कि गलत बोला नहीं जा सकता। उसके पहले 820 था, 500 था, 600 था। पर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों, कंपनी के पास रिजर्व पड़े हुए हैं। देखिए उसके ऊपर 1600 करोड़ का लोन है, पर 22,000 करोड़ का रिजर्व है उसके पास। समझ रहे हैं आप? कंपनी कभी भी चाहे तो उठ के अपना उधार रीपे कर सकती है। फिर भी हम इसे दूसरे पैरामीटर से कंपेयर करेंगे। 1300 करोड़ का बोरोइंग है यहाँ पे, लीज है, टोटल 1600 करोड़ का बोरोइंग। प्रॉफिट दोस्तों 3600 करोड़। 1600 करोड़ का डबल क्या होता है? 3200 करोड़। आराम से कंपनी अपना इंटरेस्ट पे कर सकती है, लीज पे कर सकती है, बोरोइंग के लिए पे कर सकती है, सब पे कर सकती है। इंटरेस्ट में तो इसका केवल 69 करोड़ ही जाता है। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कंपनी का फाइनेंस हेल्दी है। आप समझिए दोस्तों, अगर ये अपना आधा पैसा बोरोइंग की तरफ दे दे और बाकी के पैसे को अपने ग्रोथ एक्सपेंशन में लगाए, तो भी कंपनी अच्छे से बढ़ेगी, तो ही कंपनी इनफैक्ट अच्छे से बढ़ेगी। तो
डिसीजन आपके हाथ में है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू।